बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मारूफ हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सस्ती पीटीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जीआईटी के सामने पेश होंगे। इस सिलसिले में खसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अलबत्ता अपने कारकुनान को जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया है। एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट कल होने जा रही है। इससे कबल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब जीआईटी के सामने पेश हुए। और अब खबर यह भी है कि 17 जून बरोज हफ्ते को जीआईटी ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को भी हुदैबिया पेपर्स मिल के तनाजुर में तलब कर लिया है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब पनामा अमल दरामद केस जिसकी समाअत आज हुई, हुसैन नवाज के तस्वीर की लीक होने का मामला ज़ेर बहस आया। फिर दौरान तफ्तीश जो वीडियो रिकॉर्डिंग का इशू है उस पर भी आज बहस की गई। जीआईटी के सामने भी हमने देखा जो दरखास्त दी गई थी और वो दरखास्त मीडिया में भी सामने आई कि हुकूमती इदारों पर इन्होंने संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं कि वो तहकीकात की राह में रुकावट डाल रहे हैं। उस पर भी दलाइल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में अब ये समाअत कल दोबारा होगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि इस माहौल में जहां दोनों तरफ से इतराजात एक दूसरे पर शदीद नौयत के लगाए जा रहे हैं, किस तरह शफाफ अंदाज और इंसाफ के तकाजों के तहत तहकीकात आगे बढ़ सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो असासों की तफसीलात हैं जो जमा कराई गई थी इसे दुरुस्त करार दिया गया है। जो शख्सियत में से इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू है जो इन मामलात पर जिनसे हम बात करेंगे उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमारी आज की तालीम हमारे शख्सियत राना मोहम्मद अफजल खान साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मुस्तफा नवाज खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब के। मुस्तफा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेनेटर शिबली फराज साहब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो इस वक्त एक सिनेरियो बन रहा है, कल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जीआईटी के सामने जा रहे हैं और इस इक़दाम को सराहा भी गया। 11 बजे उन्होंने जाना है। उसके बाद अब ये भी खबर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया जीआईटी के सामने से। आज जो समाअत हुई उसमें तस्वीर लीकेज के हवाले से जो खबर सामने आई है कि शख्स का नाम और इदारे का नहीं बताया गया, लेकिन ये बात तय है कि जीआईटी के कंपाउंड से तस्वीर लीक हुई है। वीडियो रिकॉर्डिंग के इशू पर भी आपको एतराजात हैं। जीआईटी को आप लोगों के एससीसीपी, नैब, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एफबीआर इन पर एतराजात हैं। इस माहौल में राना अफजल साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रांसपेरेंसी तहकीकात के लिए शफाफियत होना बड़ा लाजिम जुज़्व है, उसको बरकरार रखा जा सकेगा और आप लोगों को इंसाफ मिलेगा क्योंकि इसमें नो लेस देन अ पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व। लेकिन जब ये जीआईटी बनी थी उसी वक्त मुझे जो ज़ाती तौर पे जो खदशात थे वो ये थे कि हम ये केस सुप्रीम कोर्ट में है जी और जीआईटी भी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी एक्सटेंशन है और जो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनका कोई सुप्रीम कोर्ट की लेवल के ऊपर ऑपरेट करने का तजुर्बा ही नहीं है। कोई पुलिस ऑफिसर है, 2 फौजी हैं जी, कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग, नैब के हैं, नैब के लोग, बैंक के हैं और स्टेटस है उनका सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो चीजें आज शिकायत दोनों तरफ से आ रही हैं ये वो शायद मैच्योरिटी जो आप सुप्रीम कोर्ट से जिसकी तवक्को रखते हैं, मुझे पहले दिन से यही खदशा था कि वो आपको मिलेगी नहीं, ना वो हो सकेगी। वहां पे ये इमैच्योरिटीज होंगी, इनएक्सपीरियंस होगा। अब मुझे नहीं पता लगता कि फौजियों का क्या काम है, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उनका क्या रोल है। लेकिन ये आपने उस पर एतराज नहीं उठाया? नहीं, मैं तो जिन लोगों केस तो मियाँ साहब लड़ रहे हैं, हमारे वकील लड़ रहे हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो अपनी बात यहाँ बैठ के कर रहा हूँ। क्यों नहीं उठाया या हो सकता है मैं ही गलत बात कर रहा हूँ, उनका रोल होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या रोल है उनका। अब तस्वीरें, एक पुलिस ऑफिसर हैं, चले इन्वेस्टिगेशन में उनका बड़ा तजुर्बा, FIA से ताल्लुक है, तजुर्बा होगा कि आप व्हाइट कॉलर क्राइम की वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो माहौल एक सुप्रीम कोर्ट का है, वहां से तस्वीरें लीक हो रही हैं या जिस तरीके से ये शिकायतें कर रहे हैं, अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस या कोई इस किस्म के लोग बैठे होते तो ये चीजें नहीं होती। अच्छा, मेरे ख्याल में, क्योंकि जी मतलब छोटी छोटी शिकायतें, वो सख्त किस्म का लब्बो लहजा अख्तियार की छोटी शिकायत थी। मेरा मतलब रिकॉर्ड को टैंपर करने का, रद्द-बदल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उधर जो बंदा उस ऑटोनोमस इदारे का हेड है वो कहता है मेरी हर चीज कंप्यूटराइज्ड है और कंप्यूटर के अंदर जब आप टैंपर करते हैं तो आप जिस दिन कंप्यूटर खोलते हैं उसकी एंट्री डल जाती है।
आप उसको पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर खोलते हैं तो एंट्री डल जाती है, किस बंदे ने किस कोड से खोला उसकी एंट्री डल जाती है। तो ये जो इल्जामात हैं ये तो फिर कहाँ चल जाएंगे, फिर तो JIT को रोक देना चाहिए, पहले इस इल्जाम को दूर कर लें। सवाल मेरा यही था, फोकस इधर कि इस सारे ब्लेम गेम में जो जस्टिस है इट शुड सीम टू बी डन, उस पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा? देखिए बॉटम लाइन जो है, आप अब एक और जो चीज है जस्टिस, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सिंसियर टू माय लीडरशिप एंड मुझे मेरी ख्वाहिश है कि ये मामला में वो सुरखरू होंगे, मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे यकीन भी है। अब मामला शुरू हुआ 3-4 फ्लैटों की ओनरशिप से। सही। अब उसके लिए उन्होंने कहा जी कहाँ से आई, उन्होंने कहा जी हमने तो ये पैसों की ट्रेल है हमारी। उन्होंने कहा अब वो साबित हो जाएगी, कतर वाले आ जाएंगे। ये भी मैं व्यूअर्स बताता चलूं कि आज खबर ये आई है कि कतरी शहजादे ने JIT के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड कराने पर आमादगी का इजहार किया और JIT से कहा कि वो कतर आके उनका बयान रिकॉर्ड कर लें, और ये कि जो पहले उन्होंने खत लिखा था अपने मौके पे वो कायम है। ये डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। अब वो शख्स कहेगा कि जी मैंने पैसे दिए, इंशाल्लाह लेने वाला कह रहा है कि मैंने लिए और उससे मैंने अपार्टमेंट खरीदे। अब उस ट्रेल को जो इंटरनेशनल किसी तीसरे मुल्क के अंदर हुई है उसको आप कैसे कहेंगे ये गलत है? सो अब उसमें आप हुदैबिया खोल रहे हैं, उसमें फौजी आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें आप या तो आप बताएंगे पाकिस्तान से पैसे गुम हुए थे, इस इदारे से पैसे चोरी हुए थे, फिर ये पैसे वहां चले गए, उसकी कोई FIR नहीं है 30 साल पहले की। तो ये एक अजीब सा ही केस है जिसके अंदर एक वजीर आजम का ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया, फिर मैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब की जानना चाहूंगा। वो कहते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, अब वज़ीर आला शहबाज शरीफ, तो एक फैमिली पे क्यों फोकस किया जा रहा है? तो आप लोगों के जहन में ये दाविया है कि ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली देखिए हमने फोकस की है, हमारी लीडरशिप ने मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सबका एहतसाब होना चाहिए, शुरू हमसे कर लें। अब शुरू हमसे हो गया लेकिन बाकियों के क्यों नहीं शुरू हुआ? मुस्तफा नवाज खोकर साहब, सर आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि इस हवाले से बहुत बहस हो रही है और आपका अपना लीगल एक बैकग्राउंड है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग पर काफी ज्यादा बहस हुई कि ये नहीं हो सकती, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे तस्वीर लीक हुई, कोई वीडियो लीक हो जाएगी, कल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जाना है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, तस्वीर अगर लीक होगी तो क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सी गर्द बहुत सा नहीं उड़ रहा है सारे प्रोसेस में? JIT अब बहुत ज्यादा इतराजात उठा रही है, शिकायत लगा रही है। नवाब भाई आपने एक अपने इंट्रो में दी और दौरान गुफ्तगू आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जस्टिस शुड सीम टू बी डन। रूल ऑफ लॉ एक ऐसी चीज है कि जो हमारे माशरे में नापैद है। उस रूल ऑफ लॉ के लिए इस माशरे में एक खूबसूरत चीज हुई, एक जिद्दोजहद हुई। इफ्तिखार चौधरी गो के उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो सलूक रवा रखा उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस है, लेकिन इन इट सेल्फ जो लॉयज मूवमेंट थी वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए थी। और रूल ऑफ लॉ है क्या? रूल ऑफ लॉ सादा अल्फाज में एक अमीर ताकतवर माशरे में शख्स का एहतसाब उसी तरह जिस तरह एक आम आदमी का, कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। हमने ये देखा कि हमारे माशरे में अब ये जो अगर JIT वाला आप केस उठा के देख लें तो ये बहुत टॉक्सिक हो चुका है, सारा माहौल टॉक्सिक हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब टॉक्सिक करने वाले भी वो है कि जो खुद हुकूमत में बैठे हैं, जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट है, JIT है, यानी कि ये सारी इन इदारों के दरमियान ये चीज टॉक्सिक होनी नहीं चाहिए थी। हुकूमत की ऊपर जिम्मेदारी है अदलिया की सुपीरियरिटी को लीगल मैटर्स में तस्लीम करे सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की है कि गवर्नमेंट की जो जहां पर रिट है उसको तस्लीम करे। तो इस वक्त सारे इस टॉक्सिक माहौल में रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे यहाँ सख्त डिमिनिश होता जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो कदगनें लग रही हैं कि अब भी अगर ये आप स्कैंडल उठाकर देखें, स्कैंडल पाकिस्तान में से कोई शख्स ये स्कैंडल लेकर आया नहीं। ICIJ ने स्कैंडल ब्रेक किया, बाहर से ब्रेक हुआ, और यहाँ पर हमारे इस मुल्क के अंदर जितने इदारे थे जिनको ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाना चाहिए था कि हमारे मुल्क के एक शख्स का, वज़ीर आज़म का और दीगर लोगों का, ये बात राना साहब की ठीक है कि और लोगों के ऊपर सवालात नहीं हो रहे, और हमारा भी ये एक सवाल है कि इतने लोगों के नाम आए और सिर्फ आप एक को पकड़ कर बैठे, बाकी को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उन तमाम इदारों को पाकिस्तान के अंदर हरकत में आ जाना चाहिए था। FDR को कि पाकिस्तानी सिटीजन है, इनकी बाहर जायदादें हैं, इनकी बाहर कंपनीज है, इनके पास ये पैसा कहां से आया, इन्होंने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया? अंडर पाकिस्तानी टैक्स लॉ यू बाउंड टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट दैट यू मॉनेटरी इंटरेस्ट दैट यू हैव अब्रॉड। वो उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? FDR हरकत में नहीं आया। NAB को हरकत में आ जाना चाहिए था, NAB हरकत में नहीं आया, तो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ।
और उस इंस्टीट्यूशनल फेलियर की बुनियादी वजह ये थी कि जिस शख्स की उन्होंने तहकीक करनी थी, जिस शख्स को जांचना था, वो इस मुल्क का वजीर आजम था। लेकिन अब तो वो सारा अमल हो रहा है ना। अब वजीर आजम सुबह 11 बजे वो अमल हो रहा है। अब उस अमल के अंदर जिस तरीके से हुकूमत ने उस तमाम प्रोसेस को जिस तरह मलाइन किया है, GIT को प्रोसीडिंग्स में मलाइन किया, ये तो एतराजात लेकर राणा साहब ने जितने एतराजात का जिक्र किया, ये उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया। अब एक जो खत तस्वीर लीक का मामला है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग अभी नहीं दी। देखिए वैसे आप तो समझते हैं कि नाम और वैसे मैं माइक लग रहा है, गायबाना तारुफ मैंने करा दिया था, सेंट्रल शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, आपको वेलकम करते हैं जी। अब अपनी बात जी, सेक्शन 162 के तहत रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जिसमें उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने पॉइंट आउट भी की ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। अच्छा, अब मेरा नुकता ये था, मैं क्या करते हो वो आपकी बात, वो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आजादाना बैठे हुए हैं कुर्सी पे और वो अपने सवालों का जवाब दे रहे। सवाल लीक होनी चाहिए थी, बुनियादी सवाल यह है मेरा, क्या तस्वीर लीक होनी चाहिए थी, हाँ या नहीं? जिसने की उसका नाम और महकमे का बताना चाहिए था, हाँ या नहीं? अनवार साहब, तस्वीर बड़ा इशू है या हकीकत तक पहुंचना कि इस मुल्क के वजीर आजम और उनकी तालीम में पैसे लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग की और मसला वो है या तस्वीर है? मेरे सवाल का जवाब आप कह रहे हैं लीक होनी चाहिए थी या अगर जिस शख्स ने लीक की है उसके बारे में उनका कहना यह है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, तो फिर क्या इशू? नाम बताना जरूरी नहीं। देखिए, नाम बता दें, पहले बता दें, क्या फर्क पड़ता है? तस्वीर के लीक का जो इशू है ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कंट्रोल लूज है, पता नहीं और क्या हो रहा होगा लीक। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने कही, मैं उस पर एक छोटी सी बात करना चाहूँ कि ICIJ ने निकाला, पनामा ने निकाला ये केस, और ये नेचुरली आया। पनामा वाले केस में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था। वो बच्चे पाकिस्तान में कभी भी टैक्स पेयर नहीं रहे, पाकिस्तान में उनका कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए वो टैक्स पेयर ही नहीं है, उनके ऊपर प्रोसीडिंग कैसे शुरू होती? तो ये जो इल्जाम लगाते हैं कि जी पनामा में वो नाम आने के बाद आपकी नैब ने कार्रवाई शुरू नहीं की, आपके FBI ने कार्रवाई नहीं शुरू की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे हमारे रिकॉर्ड के अंदर। शबली फराज साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तहरीक इंसाफ ने भी दरखास्त जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में कि हुकूमत जो है प्रेशराइज कर रही है GIT को। मेरा सवाल आपसे ये है कि GIT को हमने देखा है कि पावरफुल है, GIT के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट हर 15 रोज बाद रिपोर्ट जो है उसका जायजा लेती है और जो इस हवाले से इतराज़ात दोनों तरफ से उसको सुन भी रही है। PTI समझती है कि आपको GIT जिसको सुप्रीम कोर्ट बैक कर रही है उसकी पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार इदारा है, आपकी बैकिंग की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमारी बैकिंग क्या, पूरी कौम की बैकिंग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इदारा बगैर, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, जिसके पीछे अवाम नहीं खड़ी होगी तो वो जाहिर है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह से कि उसे परफॉर्म करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राना अफजल साहब ने शायद इंफॉर्मेशन बताई कि यानी वो यहाँ पे टैक्स देते नहीं है, यानी जो उनके साहबजादे हैं। मतलब है कि ये कितने दुख की बात है कि एक फैमिली जो कि अपने आप को बिजनेस टाइकून्स और रही भी है और उन्होंने इस मुल्क से बहुत पैसे कमाए हैं, कारोबार में हो या हुकूमत में हो, उन्होंने कमाए हैं, और वो उनके खानदान में कोई बंदा टैक्स ना दे तो ये नवाज शरीफ साहब खुद भी 4-5 कमीशन पाकिस्तान ने, आपको बताता चलूं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की 700 की डिटेल्स को क्लियर कर दिया, दुरुस्त करा दिया। देखिए, जो वो तो जो उन्होंने इलेक्शन अपने उसमें दिए होंगे गोशवारे हैं, लेकिन अगर इसमें हो तो फिर कैपेसिटी देखें जी, ये तो इस तरह के छोटे तरीके से तो वो काम नहीं करते हैं ना, ये तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये ऑपरेट करते हैं जी। ये देखें, इन्होंने ये इस सिचुएशन में क्यों आई है, ये तो अपने जजेस ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, या ये ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए कि देखें ना, अब ये जो जिस तरह से GIT को पहले इन्होंने कोशिश की मुतनाज़ा बनाने की, जिस तरह रोज़ अव्वल से इन्होंने वो की, फिर जिस तरह से ये इदारे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जो कि इन्होंने GIT नहीं कहा है ना, ये हम तो नहीं कह रहे, इदारे कॉपरेट नहीं कर रहे, इदारे कैसे कॉपरेट करेंगे, वो अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, वो इनमें इन्होंने सियासी भर्तियां की हुई हैं, उनके जो बड़े, देखिए पहली बात तो ये थी कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये काम था उन इदारों का
जिसमें FBI शामिल है, जिसमें NAP शामिल है, जिसमें सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन शामिल है। ये इदारे थे जिनका के काम था कि ये इन्वेस्टिगेशन करते। ये तो एक जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की, उसमें फिर बाकी सियासी पार्टियों ने भी अपना हिस्सा डाला और वो स्टेज पे लाए कि हमें इदारों से तो बिकॉज इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि इदारे जो है तो वो तो आप कहते नहीं सकते। मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं कि पनामा में तो एक से ज्यादा नाम आए थे ना जी, 400-500 नाम आए थे जी। तो ये इन्होंने भी नुकता उठाया, ये इनकी इसमें इख्तिलाफ की जमात की वजह है, जज भी थे, हाई कोर्ट के जज में इसमें शामिल है। तो ये जो एहतसाब है ये घूम फिर के सिर्फ एक फैमिली तक महदूद होता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये इसलिए है कि ये लोग पिछले 30 साल से इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं। ये जो बाकी लोग हैं उनका कोई नाम भी नहीं जानता। उन्होंने क्या किया होगा होगा देखिए खानदान को नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये तो हुआ है कि अगर हम उन्हें कहते उन पे करते तो वो कहते कि जी आपको भी है, प्राइम मिनिस्टर पे आया, जरूरी नहीं है कि अब पीपल्स पार्टी वाले जो है तो ये इनका तरीका वारदात और है, बिल्कुल जा रहे हैं। इनके खोखर साहब को हमने खाली कर दिया तरीका वारदात इनको आता है। बात ये है अपना जिक्र नहीं करते। बात ये है कि हम तो जहां तक जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं, अब कर लिया आपने। अब भाई बात ये बताएं कि हुकूमत आपकी है, सारे इदारे आपके साथ काम कर रहे हैं, ये हमने आके कहना है कि जी आके हमें पकड़ो, आपका काम है जी, आपको हुकूमत करना है, लेकिन आप में चूंकि मॉरल करेज नहीं है, आप में वो मॉरल स्टैंडिंग ही आपकी नहीं है कि आप किसी पे हाथ डाल सको, बिकॉज आप वही काम खुद कर रहे हैं। आपसे भी सवाल है कि मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो इन्होंने एग्री भी किया कि माहौल बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, वो टॉक्सिक कौन बना रहा है? जो जस्टिस सीम टू बी डन वाला बात है वो होती भी नजर आएगी। देखिए जिस हालात में राइट उनके तरफ हैं, नहीं देखिए ये हमारे इतराज़ात एक्सेप्ट हुए नहीं, देखिए आप सही साबित हुए। देखिए राना अब्दुल साहब, बात ये है कि इसलिए जोर आप पे आता है बिकॉज आपकी हुकूमत है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये जो टॉक्सिक माहौल की बात कर रहे हैं ना, टॉक्सिक माहौल किसने बनाया? आपने बनाया कि जी आप शुरू हुए जिस दिन से आपके जितने भी आपके सियासी आपके जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो धन्यवाद जी रसीद से पहले तो कोई बात ही तस्वीर से पहले क्या शुरू दिन से ही आप बात कर रहे थे क्या बात यही होते हैं ना आपके जो है साथ रसीद पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट आपके नॉलेज तो खड़ा होना है पीछे। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल जो है वो सही बात थी। देखिए वो तो अदालत ने खुद कह दिया, अदालत ने खुद कह दिया वो सही हो गया, नहीं दिल्ली माफिया कह दिया वो सही हो गया, वो तो ठीक है, वो तो है, आपके तौर पर अब आपकी तारीफ नहीं करना चाह रहा। आपसे ये सवाल भी करना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना कि ऑब्वियसली आपने साथियों की बात की, जो रिपोर्ट GIT ने जमा कराई है, आपने अगर देखा उन्होंने टॉक शोज में होस्ट मेहमानों ने अगर GIT के खिलाफ बात की है उसका लिखा है, अगर आपकी नजर से गुजरी हो उस रिपोर्ट में, इसका मतलब है कि GIT भी बड़ी माइन्यूटली इन चीजों को मॉनिटर करके लिख रही है। अगर लिख रही है तो बड़ा अच्छा कर रही है, इसलिए कि देखिए इस वक्त जो है ना हमने तो कोई वहां से भी इस चीज से आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब मुझे बताएं आपके जब अगर GIT ये सारे एतराज एक तरफ और एक एतराज एक तरफ, वो क्या है? वो ये है कि जब GIT ने कहा है कि जी रिकॉर्ड्स को टेम्पर किया जा रहा है, उसको डिनाई किया, डिनाई तो करना, देखिए किसने डिनाई किया, क्यों कर रहे हैं डिनाई? बिल्कुल ये तो डिनाई करेंगे, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट के जेरे समात है, बिल्कुल जेरे समात है, वो उनके सामने उनकी जो ऑब्जेक्शन अब देखिए जवाब देंगे। 30 साल पुराना रिकॉर्ड, उसके अंदर अब नए अंगूठे लगेंगे, कैसे टेम्पर होगा वो? नहीं वो कंप्यूटर का रिकॉर्ड है और कंप्यूटर के अंदर आपको ये नहीं पता क्या टेम्पर हो रहा है। GIT को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा, शुरू दिन से प्रेशर टैक्टिक्स। अब जो स्टेटमेंट्स अगर उठाकर आप देख लें जिनकी तरफ शिबली भाई इशारा कर रहे थे कि पहले दिन से राना सनाउल्लाह साहब, परवेज रशीद साहब, दानियाल अजीज साहब दिल्ली एक स्टेटमेंट देते हैं, आप लोगों ने काम ही नहीं कर सकती, बच्चे बैठे हुए हैं जो टेलीविजन टॉक शो साहब, खराब साहब, जाना तो सब
जारी कर रहे हैं। सर खान साहब ने कहा, मुझे याद है बयान की GIT पे लोगों की नजर है कि वो कैसे काम करते हैं। आई रिमेम्बर बनी थी ये खान साहब की। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज और के मेंबर टीवी देखते होंगे? वो तो देखते ही नहीं है। जी ऑनरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी सारी मॉनिटरिंग कर रही है, रिपोर्ट्स उनके पास पेश कर रहे हैं और 60 डेज का उन्हें टाइम फ्रेम दिया गया है। और अब वो सारी रिपोर्ट्स लेने का मकसद हर 15 दिन बाद यही था कि उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जा सके कि वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। अब उसके अंदर पहले दिन ही जब हुसैन नवाज साहब को बुलाया गया, शफी साहब को बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, शिकायत की, एहतजाज नहीं किया, शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत की। अब सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी ओनरशिप है, जो नेशनल अपने नॉलेज के लिए ये जो घंटों इंतजार कराया जाता है इसकी कुछ जरूरत होती है कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट 5 घंटे 12 घंटे की तफ्तीश आप दे रहे? नहीं, मैं आपको बताऊं अनवर, इस मुल्क के जो अवाम है, जो कि आपके नाजरीन ये जो है ये तो 30-30 साल से जो है इनके जूते घिस जाते हैं। कोर्ट की एक्सटेंशन वो खाना खाने के साथ ये खाने की नहीं, हम अदालतों की बात कर रहे हैं। उनको इंसाफ के लिए इंसाफ हो रहा है। आपको ये आसमान से की अदालतों से क्या फर्क होता है? देखिए, अगर आपने शक्ल मासूम बना ली है, आपको तस्वीर पे चेयर पे बैठे हुए तस्वीर दिखा दी है, मुझे याद है शिविर साहब आप जितने भी लोग आए और सब ने कहा ये तस्वीर हुकूमत ने लीक की है। GIT ने कहा कि हमारे कंपाउंड से लीक हुई है, ये हमारे तो इल्जाम में आप उसके तो इल्जाम तो वापस लेंगे। अब ये इनका दूसरा रुख है। इल्जाम तो अगर ये कहा गया है, आपने भी कहा, सबने कहा की जो इस मुल्क में, मैं वो वाली बातों के एक शेर है, आवाज देख के छुप गई हर बार जिंदगी, हम इतने सादा दिल थे कि हर बार आ गए। देखिए, हमारे साथ बड़े धोखे हुए हैं, हमारे साथ बड़ा इस कौम के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। इस वक्त जो है तो लोग बाय नेचर जेनेटिकली स्केप्टिकल हो गए हैं हर चीज के बारे में, बिकॉज उन्हें हर जगह पे हर कदम पे धोखा दिया। अगर आपका एग्जाम गलत था तो ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ये हमारी भी नहीं थी, ये बल्कि राय अमा थी कि इन्होंने खुद लीक की है, उसमें हम भी शामिल थे। कोई पछतावा नहीं है। एक लफ्ज में कहते हैं कि हमें फोबिया हो गया। नहीं, फोबिया तो आपको PTI से हो गया। तस्वीर लीकेज में बड़ी लेट है, हमें फोबिया हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारा माहौल टॉक्सिक हो चुका है, और इस सारे माहौल के टॉक्सिक होने में हम वो तमाम अहम चीजें जिनका पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का जिनका सामना है, उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज, वफाकी बजट आया, वफाकी बजट के बाद 4 आपके इस मुल्क के अंदर प्रोविंशियल बजट्स आए। उन प्रोविंशियल बजट के ऊपर आप मुझे बताएं अनवर भाई कि हमारे अगले साल की टैक्सेशन के ऊपर मॉनिटरी सारी बहस नहीं हुई, सारी बहस होती रही GIT पर। अच्छा, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह उन्होंने खराब कर लिए, ईरान के साथ खराब नहीं किए, वो सारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो हाल है, जो गल्फ क्राइसिस है, बात ही कोई नहीं। तो ये बात अपनी जगह आप शिबली फराज साहब, राना अफजल साहब तीनों जिम्मेदार हैं ना, आप भी इससे ज्यादा बात करते हैं, ये भी बात करते हैं, वो भी इसी पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर वहाँ पर केस चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कि हमें शाम को बैठकर रोज उसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक बात है, लेकिन हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ पर खड़े होकर जलाल अजीज साहब और कनाल चौधरी वहाँ पर खड़े होकर, PTI को कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। सुप्रीम कोर्ट खुद तंग आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर भी नहीं माना। अच्छा, आपसे फिर वहाँ पे 250 के ऊपर लड़ पड़े, ये दोनों संविधान जो है 250 के ऊपर लड़ पड़े कि हम ये 250 अच्छा हमें इशूज के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो एक नहायत अहम इशू है, नहायत अहम इशू है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को जवाब देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की जात को जवाब देना चाहिए कि उनकी फैमिली जो है उसका नाम इसमें कैसे आया जवाब देने का। लेकिन रोज रात को बैठकर इस डिबेट के लिए हम सारी वो अहम चीजें नजरअंदाज ना कर दें जिनका हमारे मुल्क की आवाम को मिसाइल का सामने आया था। मैं बड़ी वैलिड पॉइंट और मैं इनके साथ 100% हूँ। किया किसने है? खुर्शीद शाह ने, जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है। कहता जी मेरा टेलीविजन के ऊपर लाइव होना चाहिए, और जिस वक्त खड़े हुए कहता अभी लाइव करो। और हमने कहा कि PTV के जो बुक होता है, जो होता है, एक दिन ठहर जाए। फिर कहते जी मेरे 6 के 6 जितने कोलिशन वो ऑपोजिशन की पार्टीज है वो खाओ कि हम नहीं, मैं बताऊं कि किस बात पे बजट छोड़ दिया।
کہ बजट के ऊपर बहस नहीं की, कट मोशन नहीं लेके आए, वॉकआउट कमी नहीं चाह रहे। अगर बजट की तरफ महंगाई क्या है, कभी 15-20 साल में कभी नहीं दिखाया गया। इस साल झगड़ा इसलिए डाला कि उन्होंने तैयारी नहीं, बजट उनका इशू नहीं है, उनका इशू GIT है, उनका इशू नवाज शरीफ है। देखिए, अगर इन दोनों जमातों को सीरियस होती है बजट के ऊपर, तो अभी बजट आज हमने कल पास किया है, तब पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कट मोशन नहीं आए, नहीं आए, नहीं है। बात है खुदा की, नहीं, मैं ये कोई और बात कर रहा हूँ। मैं जो इनके साथ मैंने एग्री भी किया था, मैं उसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लाना चाहता हूँ, जो कि मुस्तफा बात कर रहे थे। बात ये है कि इस मुल्क का जो बुनियादी मसला है जी, वो है करप्शन। अब आप क्यों करप्शन की वजह से, मैं आपको बताऊं जी, 4 साल में एक केस नहीं, देखिए बात सुने, अभी तो जब अगली वो आएंगी तो फिर उसमें देखा जाएगा। कर देता हूँ। बात ये है कि लोग ये कि आप कहने कि पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है। मैं जो शायद ये मुस्तफा ये बात करना चाह रहे थे कि देखिए, हम इतनी बुनियादी चीजों में फंसे हुए हैं कि हमें इस मुल्क के असल मसाइल पे बात करने का मौका ही करने का खुद बन गए हैं। नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे देखिए जी, करप्शन सिर्फ ये नहीं होती है कि माली करप्शन होती है। माली करप्शन क्या है कि माली करप्शन करने के लिए मुझे अगर FBR में अपना बंदा बिठाना है तो मैं एक नाहल को, एक करप्ट बंदे को बिठाऊंगा, HEC में SEC पे मैं किसी और को बिठाऊंगा, टैक्स में। ये करप्शन जो है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आप काबिलियत पे फैसले नहीं करते हैं, आपने उन लोगों को आप बिठाते हैं जो कि फिर सिर्फ आपके लिए आपको कवर नहीं देते, वो फिर अपने भी ये नया बंदा ये बिठाया 32 साल नौकरी वाले बैठे हैं, ये इस तरह एक सिलसिला, ये 32 साल नौकरी वाले बैठे हैं, कोई नया आदमी नहीं है। 30 साल से आपकी हुकूमत रही है, 30 साल की हुकूमत रही है आपकी, उससे पहले 14 साल के बाद हुकूमत में आप 14 साल के आपके लगाए हुए पौधे आप तनावर दरख्त बन चुके हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप करप्शन हर इदारे को हुआ है, आपके जो गरीब लोग हैं किसी भी इदारे चले जाए, सवाल ये कि करप्शन के खात्मे के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी होगी, कोई इदारे बनाने होंगे, एक दूसरे की विच हंटिंग सबको निकाल देंगे। कानून में सब कुछ है। अब आपका क्या ख्याल है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, अब पार्लियामेंट में तो लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन ये एक ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि अपोजिशन को इन्होंने बिल्कुल बताया कि ये ऐसी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है। लेकिन आपकी इस गुफ्तगू के बाद एक लिजिटिमेट क्वेश्चन जहन में पैदा होता है, इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नाकाम हुए? देखिए, खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, खान साहब ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब करने में नाकाम हुए। आपके और PTI के लीडर्स, आपके चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है ये बात। देखिए, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि करप्शन आपका बहुत बड़ा इस मुल्क का मसला है और आप उस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, तो जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां पर नाकामी क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एहतसाब में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो कि जिसकी कि हमें तवक्को थी। लेकिन साथ ही में दूसरे लफ्जों में बुनियादी चीज है वो ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को शफाफ बनाया है। वहां पे गवर्नमेंट लेवल में करप्शन बहुत ही कम हो रही है, उनकी बेहतर है, बहुत वो है। जाकर एक बड़ी पैमानी पार्टी बनी है। देखिए खैबर लीग से, देखिए अवाम के जो पैसे हैं, लूट मार नहीं हो रही है जी। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऐसी छड़ी है कि वो कह दे कुन फयकून और मुझे हमने सेट करना है डायरेक्शन को, वो हम कर रहे हैं और वो तब आ सकती है जबकि आपका लीडर ऑनेस्ट हो, उसकी इंटेग्रिटी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी है। देखिए, मुझे शिबली साहब आप एक बात बता दें कि आपने करप्शन होती है टेंडरिंग में, ठेकों में, बिल्कुल होती है। आपने कौन सा नया निजाम लाया जो मरकज में नहीं है और जो आपने हमने आरोप बैठा दिए, कानून तो है, लोग बिठा दिए, कानून तो है भाई, वो गवर्नमेंट कौन करता है? आप कमीशन का चेयरमैन ऑनेस्ट नहीं था? नहीं, जस्टिस वजूद्दीन ऑनेस्ट नहीं था? यार बातें क्या हो रही हैं? मुझे बताएं, जो इलेक्शन डाला है वो इलेक्शन ठीक हुआ, जो वो भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब डाला है यार। एक करप्शन ये इनका सिस्टम है। मुझे बताएं कि टेंडरिंग के अंदर
ठेके देने के अंदर कौन सा निजाम इन्होंने नया लेके आया जो मरकज में नहीं अप्लाई हो रहा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रहती है, इंटरनेशनल टेंडर ओपन हो रहे हैं, एक के ऊपर कोई ओपन नहीं हो रहा है, ये कोई ओपन नहीं हो रहे। देखें ये जो जिस तरह 100% आपको जो सीपैक में जो रोड बन रही है उसमें आप देखें, हमारा काम है, हम सीपैक कमेटी के मेंबर हैं, हमें कौन हमारे सामने तो कोई भी कोई हिसाब ही नहीं लाता, कोई ना दिखाता है। हम तो सोच रहे हैं कि उस कमेटी से इस्तीफा दे दें, इसलिए कि वहां पे तो यहाँ पे न कोई इन्फॉर्मेशन है। इनके जो एहसन इकबाल साहब है पूरी कौम को उसके ट्रक की बच्ची के पीछे लगा हुआ। कमेटी के मेंबर है, मैं मेंबर हूँ, इसीलिए उन्होंने बनाया हुआ है, इन कैमरा बनाया हुआ है, को बैठाए। अब मगरब के कहीं रोजाना तोड़े, हमने असेंबली से भी रिजाइन किया था, आपकी बड़ी जरूरत है सीपैक कमेटी में। नहीं बिल्कुल, ये तो छोटे से ब्रेक के बढ़ाएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि ये बड़ा आम नुकता मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने उठाया कि हमारी सारी बात हम समेत GIT और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं, कल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उस पर ही मरकूज होकर रहेगी। दीगर इश्यूज को क्यों नहीं दे रहे बस लाया जाता है, ये भी इनसे जानेंगे और थोड़ा सा एहतिसाब की भी बात करेंगे और पीपल्स पार्टी जरूर जानेंगे कि पीपल्स पार्टी से जो इनखला का प्रोसेस है PTI की तरफ, इसकी क्या वजूहत है, इसकी रोकथाम के लिए क्या तदबीर इख्तियार करें। सब कुछ एक वक्त के बाद वक्त ले लीजिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब जहर और खुराक साथ साथ। स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की मजीद मालूमात के लिए स्मार्ट टाउन सेंटर और इस डीलर्स और स्मार्ट बायो ट्रेडर्स से राब्ता कायम करें। और चैनल अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे बुक को हर लम्हा बाखबर खबर की शामिल जेल के मैदान से सारा दिन प्रैक्टिस फिर सब दुनिया भर के खबरें और चैनल की मोबाइल एप्लीकेशन है हर वक्त के साथ जो खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रखना आपकी जरूरत। इसलिए पूरी करती है खबरें मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में अगर मौजूद है, एक क्लिक स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब जहर और खुराक साथ साथ। स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की मजीद मालूमात के लिए स्मार्ट टाउन सेंटर और इस डीलर्स और स्मार्ट बायो ट्रेडर्स से राब्ता कायम करें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है GIT को फेस करेंगे, कल वो वहां पर जाएंगे। मैं अगर शबीर साहब आपसे इसको आगाज करता हूं, ये चीज इसकी आप तारीफ करते हैं कि मुल्क का वजीर आजम जो है ही इज सबमिटिंग बिफोर द लॉ, क्योंकि हमने ये भी देखे, मैं ये इसकी कह रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब वो आज बाहर बैठे हैं, उन्हें भी मुकदमात का सामना है, आर्टिकल 6 का सामना है, उन्होंने कभी कमर दर्द का सहारा लिया, कभी खराबी तबीयत का लिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जरदारी साहब ने भी कुछ थोड़ा सा डिमेंशिया का एक दफा सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराए थे, अदालत को फेस नहीं किया था। ये एक अच्छा आपने रूल ऑफ लॉ की बात की थी कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है। नहीं, देखिए ये तो इसमें कोई वो नहीं है, वो हम ये समझते हैं कि ये तो उनका फर्ज बनता था, लेकिन कुछ फराइज इस मुल्क में कोई अदा ही नहीं करता। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अगर वो पेश हो रहे हैं, बिकॉज ये उनके पास एक मौका है। और दूसरी बात ये है कि जी कई चीजें होती हैं सिंबॉलिक होती हैं। आप जब प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का इससे एक माशरे में जो मैसेज जाता है, जो तासुर जाता है, वो यही है कि रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव लॉ, विच एक्चुअली नो वन शुड बी अबव लॉ। ये यहाँ पे तो नॉर्मली आम केसेस में लोगों को फंसाया जाता है, उनको छोटे लोगों को वो किया जाता है, उन पर मुकदमे चलते हैं, वो होते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी स्पिरिट में ये देंगे और कल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे
लॉ एंड ऑर्डर की या कोई और वो तो कह दिया गया कि वर्कर्स ना आए, कि वो तो कह तो दिया गया, कई तो कह दिए जाते हैं, लेकिन फिर निहाल हाशमीज और भी पैदा हो जाते हैं, कई हो जाते हैं। तो ये है कि इस सिस्टम को, इसको अपनी मंतक की अंजाम तक पहुंचाना ये इत्तेफाक से हुकूमत ही का फर्ज है, बिकॉज हुकूमत इनकी है। सही। तो इन्होंने हर चीज को इंश्योर करना है कि ये जितनी भी जो हो रही है इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल प्रेशर के बगैर रहो, जो कि हो रही है, प्रेशर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सिंबॉलिकली वो खुद चले गए तो पूरी कौम से बस वो कहेंगे जी बस अब मैं तो फारिग हो गया। इसका जवाब दें कि बड़ी अच्छी बातें की हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये चीज जो नवाज शरीफ पे लागू होती है कि वो जा रहे हैं, अच्छा, और एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में हर बंदा जो है अदालतों की इज्जत करेगा। इमरान खान साहब क्यों नहीं करते? 2 अदालत 3 अदालतों से भगौड़े हैं, ये फिर क्यों नहीं पेश होते? यार ये देखें, ये आप इस तरह मुझे बताएं बात सुनिए, आप तो हर जगह पे आप, अच्छा मुझे आप बताएं, मुख्तलिफ आपने हमारी पार्टी की लीडरशिप के बारे में बात करते रहते हैं आप कि जी उसने ये किया, वो दफा आप करप्ट कहते हैं, हम तो उतनी दफा आपको हकीकत में करप्ट नहीं कहते। नहीं। वैसे खान साहब को अदालतों के सामने पेश होना चाहिए जहाँ जरूरत हो तो बिल्कुल पेश उनके तो होना चाहिए। जहाँ पेश जरूरत होते हैं नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जो हमारी तो हम तो अदालत तो इसलिए कि हम तो हर रोज अदालत में वो हमारी जब पेशी नहीं भी होती थी हम जाते थे। पता नहीं कौन सी अदालत में जाते? अरे सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, नथिया गली में कोई अदालत कमीशन में गए हैं। वैसे खान साहब माशाल्लाह लूडो शूडो खेल रहे हैं नथिया गली में, वैसे रह कहाँ रहे हैं? केपी हाउस में रह रहे हैं। देखें केपी हाउस सीएम हाउस का केपी हाउस है, मेरी बात सुने, देखें आप भी उसी सूबे से हैं, आप इस तरह की गलत बात नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पहली दफा हुआ है, आपको पता है कि जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस है जिसमें कि सारी ब्यूरोक्रेसी और उनके जो होते थे सीएम हाउस होते थे, वो हमने उसको दे रहे हैं बजाय इसके रहते दे रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि वो इनकम भी कर दिया। तो ये नहीं, क्लियर नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको कि आपको इनकरेज करना चाहिए, आपको अपने नाज़रीन को बताना चाहिए। मैं फाइल है उससे हमने इजहार करके बजाय से साहब मुझे वहाँ कमरा लेके दें, मैं वहाँ जाके रहना चाहता हूँ। देंगे आप? मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि बाकी मुझे कमरा मिल जाएगा। नहीं, कमरा आपको मिलेगा अगर बुकिंग। ये जो सर बात है, शिबली साहब भी बैठे हैं और हम एहतराम करते हैं इमरान खान साहब को, कौम के लीडर हैं, जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन खान साहब भी अदालत में उसी तरह पेश हो रहे हैं जैसे उनको पेश होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत उनको गिरफ्तार करे, हुकूमत कहती है वो बसद एहतराम वो इश्तेहारी है, वो नहीं अपने आप को सबमिट कर। ये नजर इस चीज से मेरे ख्याल में जो पीटीआई के लिए एक मुश्किल चैलेंजेस वाला जो केस है वो है फॉरेन फंडिंग का, और वो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और उसके अंदर अभी तक पीटीआई मेंटेनेबिलिटी और टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अब उसके अंदर $3 मिलियन पूरा फॉरेन फंडिंग में रिसीव होता है, उसके अंदर $27,000 की जो रकम है वो रकम अमेरिकन जूज है, अमेरिकन इंडियंस है, कंपनीज है, बेरिशनेट्स एक कंपनी है, इंदर स्वराज नामी एक शख्स है, वो पाकिस्तान, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर देखें तो सेक्शन 6 उसका बड़ा क्लियरली कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, और स्पेशली कंपनीज, और पूरी वो डिटेल दी गई है। तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उस चैलेंज को ये किस तरह निपटते हैं, उसके लिए उससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, वो क्लाइंट की छुट्टियों पर छुट्टियां ले रहे हैं, तारीखें लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जिसके अंदर शायद इन्हें लीगली स्पीकिंग कोई नुकसान पहुंच सके। अदरवाइज ये सारी पॉलिटिक्स है। मैं तो फिर कहूंगा कि इस पॉलिटिक्स के अंदर हमें फोकस अवाम के इश्यूज पर करना चाहिए। करप्शन बहुत बड़ा इशू है, कोई उसके ऊपर दो आरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन ये जो हम रोज रात को हॉस्टेज हो जाते हैं इस नैरेटिव के कि फलाने की अबरू ऐसे ऊपर हुई, फलाने का कॉलर यहाँ पर था वहां, इन छोटी छोटी माइन्यूट बातों को एक नेशनल इशू बनाना, इसमें कोई हिकमत नहीं है। जो कौम के हकीकतन इशूज है, इस मुल्क के अंदर बीमार होना जुर्म बन चुका है, तालीम का इस मुल्क में कोई हाल नहीं है, लोगों के आप मिसाइल देखें, हिज़्ब इख्तिलाफ जिसमें आप शामिल हैं, वो क्यों नहीं उसने शद मत से उठाते जैसे ये इश्यूज उठाते हैं? देखिए कौन सा, क्योंकि फिर इनके पास ये जवाब होता है ये सियासत कर रहे हैं। इशू इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर देखें, हम तो पिछले 4 सालों में कितनी दफा हाउस में, हम तो स्टैटिस्टिक्स देंगे कि कितनी दफा हाउस में, मैं सबसे बड़ी ये सारी हुकूमतें हैं, ये सारी हुकूमत अरब डॉलर पाकिस्तान की ऑपोजिशन हेल्थ के लिए ये हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये हुकूमत है, एजुकेशन के लिए ये हुकूमत है, इनकी फिल्म में हुकूमत है, उनकी केपीके में हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो ये महकमा ही नहीं है। देखते पंजाब में आप क्या कर रहे हैं, 14 बंदे पंजाब लीड कर रहा है, पंजाब हेल्थ में लीड कर रहा है, एजुकेशन में लीड कर रहा है, ये सबसे बड़ा सूबा 56%। मैं कहता हूँ, मैंने कहा वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स में आए, यूनाइटेड नेशंस में $2 बिलियन एक ट्रेन के पीछे एक शहर के अंदर लगा दिया जाए और सेहत पे ना लगाई जाए, तालीम पे ना लगाई जाए,
जो बजट है पंजाब ने तो काफी ज्यादा मेरे ख्याल में एजुकेशन भी रखा और सिंध ने भी रखा और केपी भी क्या रखा, लेकिन जबरदस्ती भी हमने उनको को बेस्ट ही लाए ना। नहीं देखिए अनवर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हुआ क्या है, ये एक आज की कहानी नहीं है, ये बड़ी पुरानी कहानी है। प्रॉब्लम क्या रहा है इस मुल्क के साथ कि बदकिस्मती से ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन किसी ने की नहीं। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रू ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, सबको लाइन में लगाया हुआ है, सबको लाइन में लगाया हुआ है। नहीं करता नहीं, ये तो अभी आपके पास ये हुई है जो ना मिल सके वही बेवफा। देखिए ये बात से बाहर नहीं करता, करप्शन के इशू के ऊपर रियल ऑपोजिशन 4 मरतबा बगावत के जरिए फौजी आए और वो रियल ऑपोजिशन क्या किया, पाकिस्तान को ठीक करने आए थे और ज्यादा करप्ट छोड़ के गए। नहीं वो दोस्त इसलिए कि आप लोगों के अमाल ठीक नहीं थे ना, आपने उनके अमाल की बात कर रहा हूँ जो ठीक करने आए थे। इन्होंने आपकी ऑपोजिशन, अगर ये देखे ना पोलिटिकल 40 साल उन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर और वो करप्शन ठीक करने आए थे। इंटरवेंशन की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। आप कैसे कह रहे हैं कि किसी की नाकामी जिसके मैं ये कह रहा हूँ अभी तक पहुंचे हमें निकाला गया जो मसाइल उसकी वजह यही है कि रियल अपोजिशन थी नहीं, 99 में सपोर्ट करते हैं। मसलन मैं आपको एक सवाल मैं आपको जो अंपायर की उंगली की बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं कि जब इनकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप ही मीडिया वाले ने रोज NICL केस है, ये फलाना केस है, ये स्विस अकाउंट्स है, ये क्या हुआ उनका, किसी एक केस को उन्होंने उठाया जब ये NICL जो केसेस करप्शन के हाई प्रोफाइल आते थे उनको क्यों नहीं टेकअप किया पार्टी के दौर में? ये खुद ही ऐसे थे, ये इनकी हुकूमत आती थी, इनकी हुकूमत आती थी, वो बिल्कुल पहले आप फिर आप जाना चाहते। अच्छा, अब तकरीबन $1 बिलियन तक पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा रिकोडेक वाले मामले में। रिकोडेक वाले मामले में इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया, उसके नतीजे में वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए और अब टैक्स पेयर का $1 बिलियन के करीब जो है वो फाइन पाकिस्तान को पे करना पड़ा, कम अज कम। इसी तरह आपका रेंटल पावर में कारके टर्किश कंपनी थी, आपने उसको काम करने से रोक दिया, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए और वहां पर आपकी पार्टी की थे वैसे। अच्छा, फिर उसके बाद कौन? टर्किश? नहीं जिन्होंने इसको डिले कराया। अच्छा, अब ये सारी चीजें खरीदा था बिजली वाला, देखिए जहाज भी आया था कारके वो टर्किश कंपनी थी और वो आर्बिट्रेशन में चले गए और पाकिस्तान को वहां पर भी वो कह रहे हैं। नुकता मेरा ये है कि देखिए इस चीज में कोई शक नहीं, हम अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, ठीक है, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए ये बात कहते हैं कि हाँ हमारी गलतियां थी, लेकिन कई चीजों में वो गलतियां हर रोज रात को अजब करप्शन की गजब कहानी का प्रोग्राम करके सुबह हुकूमत खत्म करने का, एक अखबारों में खबरें लगवा कर उनके ऊपर 100 मोटे नोटिस का एक ऐसा निजाम था कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलने भी नहीं दिया और मलाई भी किया, खुद पीपल्स पार्टी की भी कोताहियां थी। मैं शबीर साहब का राणा साहब से क्लोज करूंगा प्रोग्राम। नक्शे गली में जो लॉन्ड्री आप लोगों ने एक मशीन लगाई, इनके कितने बंदे आप ले चुके हैं? नजर गोंदल साहब, वसीम गोंदल साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, राजा जो है फैसलाबाद वाली थी, राजा रियाज साहब, शमशान बुखारी साहब, अशरफ सोना साहब, आशिक अवान साहिबा। तो आप पीटीएम तक कर क्या रही है? पीपल्स तहरीक इंसाफ बना रहे, इसके जवाब दे सकता हूँ। देखिए, जब ये तो जो पार्टी जिन्होंने छोड़ी है वो तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए, तो ले रहे हैं पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की। पार्टी एक ओपन दरवाजा होता है, उसमें से लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, जाने वालों की फिक्र इनको नहीं है, क्यों नहीं है ये बेहतर जान सकते हैं, वही लोग पूछ सकते हैं, ये वही लोग जिनके बारे में ये कल अगर बैठे होते हैं, इनके कई प्रोग्राम्स आपके आते थे, इनके जो वो क्या है नूर आलम हो गए और नूर आलम साहब भी, ये जितने भी थे ये आके जो है तो इनको रिप्रेजेंट करते थे। अब कोई वजह तो होगी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अंदर की तरफ ये अभी आप कह रहे हैं 3 साल की सियासी गन इन 2 जमातों की वजह से इनके लोग क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखिए बात अगेन आती है, आप कह रहे हैं आपकी कंट्रडिक्शन। मैं कहता हूँ कि जब पार्टी का जब घर का बड़ा ठीक होगा ना, अच्छा नीचे सारे लाइन अप हो जाएंगे। तो बता दिया सर, अभी आपने इतने करप्शन स्कैंडल, उसमें EOBI का देना याद है, उसमें कौन थे? जफर गोंदल साहब तो हमारी पार्टी में नहीं आए, शामिल हो गए, पूरे खानदान शामिल हो गए। खानदान शामिल होना ये खबरें होती है, बड़ा एजेंडा करप्शन, हुकूमत करप्शन, ये इनका अगर जफर गोंदल है, कोई भी है, शिबली फराज है,
उनको चाहिए हुकूमत इनको चाहिए ये कौम की खिदमत करेंगे, कौम की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर इनका जो यार अजीब बात है, हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत आपको कहता हम अच्छे लोगों को लेंगे, डिफेंड करना पड़ रहा है। नहीं, मैं नहीं उसको डिफेंड कर रहा, मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, मैं अपने लीडर चेयरमैन बाकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मुस्तफा साहब के भी हवाले करा है पार्टी का और उसी पे हम चलते हैं। इनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो करप्शन को खत्म करना है जी, और करप्शन के जरासीम होते हैं, और उसके ऊपर ये दो जवाब हो, वो करप्शन के जरासीम होते हैं, उनको कैसे मारना है, उनको इस तरह से मारना है कि वो 2 रंग वाला दुपट्टा जो है ना, स्टरलाइज दुपट्टा डाल दो, करप्शन खत्म हो गई, वो बंदा ठीक हो गया। देखिए ये बात कभी जब बड़ा ही ऐसा हो तो फिर ज़ाहिर है आपकी क्या तवक्को होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पार्टी क्राइसिस से गुजर रही है, हमें उस चीज से अपना क्राइसिस आप अपना क्राइसिस उन पर डाल दो। और नहीं, कल भी हमारी मीटिंग हुई, बिलावल भुट्टो साहब और सीनियर रहनुमा काफी देर तक बैठे थे और हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स, लिबरल सेकुलर पॉलिटिक्स अगर हमने करनी है, अगर हमने बेहतर गवर्नेंस देनी है, पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान बदल चुका है, और इस बदले हुए पाकिस्तान में एक अच्छी गवर्नेंस, एक बेहतर तरीके से, और हाँ हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं। आपको एक सेलिब्रेट करनी चाहिए कि जो हमारा गन था वो निकल गया। हाँ, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको बाउंड्री सेवक के हवाले कर दिया है। अगर सर्वे तो लाभ अब देखते हैं क्या करते हैं उनके साथ। देखें ये तो सर लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और सेड एंड डन। देखें, आई एग्री विद माई ब्रदर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, वी शुड बी डिस्कसिंग सीरियस इशूज एंड दैट वो हमारे पाकिस्तान करप्शन नंबर 1 होगी जी। आप ये बात करके अपने आप को करप्शन के लिए आप तीनों जवाब, करप्शन के लिए वो काफी है, एक ऐसा इदारा जिस पे सब एतमाद करें और जीआईटीज की फिर जरूरत ही ना पेश। अपने इदारों को और वो इनके अंडर नहीं हो सकती है। हुकूमत में ये सवाल ही नहीं, ये तो इस वक्त प्रोसेस हो रहा है जीआईटी का व्यूअर्स के ट्रांसपेरेंसी के शफाफ अंदाज में आगे बढ़े। कल भी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कल जीआईटी के सामने पेश करेंगे। मुल्क की सियासी हालात पर भी हमने गुफ्तगू की। बहुत शुक्रगुजार है राना अफजल साहब आपका, मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपका, शिबली फराज साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। और हम यही दुआ करेंगे कि एहतिसाब का जो अक्रॉस द बोर्ड हो, ऐसा निजाम वज़ा किया जाए जिस पे कोई उंगली ना उठाए और सब उसको एक्सेप्ट करें। और जो पाकिस्तान के दीगर मसाइल हैं उन पर भी उतनी तवज्जो होनी चाहिए हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की जितनी इन इशूज पर है, तो ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है इस जमहूरियत से मुस्तफीद हो। प्रोग्राम सिस्टम में चीज कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर हमें अपनी राय दीजिएगा। चलते चलते एक दफा फिर दुआ करेंगे कि आज का जो हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की जीत हो और पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जाए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी तो इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।